क्या रूस के शासक व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है? क्या आपने गौर किया? मैंने शासक और तख्ता पलट शब्द का इस्तेमाल किया। व्लादिमीर पुतिन जो एक लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए, कैसे लगातार सत्ता में बने हुए हैं, क्यों उनके विरोधियों को एक एक करके कभी गोली मार दी जाती है, कभी जेल में डाल दिया जाता है, और नया अध्याय क्या हुआ, क्यों हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में मिलिट्री वर्दी वाला एक अफसर एक आदमी को पकड़कर ले जा रहा है। तस्वीर में नजर आ रहे शख्स को मिसाल बताया जा रहा है उन लोगों का अंजाम जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चुनौती देने का साहस करते हैं। कौन है ये व्यक्ति? सेर्गी फुरगाल। आपने तस्वीर देखी, ये 9 जुलाई की है। इस दिन सेर्गी अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी सिक्योरिटी एजेंसी के अफसरों ने उनकी कार रोकी, हथकड़ी लगाई और अपने साथ मॉस्को ले गए और जेल में बंद कर दिया। गवर्नर सेर्गी को अरेस्ट क्यों किया गया? इसके 2 जवाब हैं। पहला सरकारी है, वो सुन लीजिए। दूसरा वो बताएंगे जो लोग मान रहे हैं। सरकारी वजह यह कि 15 साल पहले कुछ मर्डर हुए। सेर्गी पर इल्जाम है कि उन्होंने सुपारी देकर ये हत्याएं करवाई, लेकिन रूस के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये मर्डर की थ्योरी बकवास है। उनके मुताबिक गिरफ्तारी की असली वजह यह है कि सेर्गी ने 2 साल पहले चुनाव में पुतिन के कैंडिडेट को हराया था और गवर्नर बने थे, और इसकी खुन्नस अब निकाली जा रही है। सेर्गी की गिरफ्तारी पर रूस में क्या प्रतिक्रिया हुई? हजारों लाखों लोग सड़क पर उतर आए। खबरोव्स्क, जहां के गवर्नर हैं सेर्गी, वहां बड़े स्तर पर पुतिन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। किस तरह के प्रदर्शन, कितने विरोधी? कुछ नारे सुनिए। पहला नारा लग रहा है, पुतिन तुम इस्तीफा दो, फुरगाल को रिहा करो। दूसरा, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा, मॉस्को हाय हाय, क्रेमलिन वापस जाओ। रूस में विपक्षी नेताओं को अरेस्ट किया जाना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में सेर्गी फुरगाल की तरह लगभग 10 और गवर्नर अरेस्ट हो चुके हैं। इनमें कुछ को जेल की सजा हुई, कुछ ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। ये तो गवर्नरों की बात थी। इसके अलावा पत्रकार, व्लादिमीर पुतिन के शासन के आलोचक, विपक्षी नेता, उनकी हत्याएं भी यहाँ आम बात है। एक रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, उसके मुताबिक पुतिन की आलोचना करने वाले 100 से ज्यादा लोग अभी रूस की जेल में बंद हैं। और ये सारी बातें एक बड़ी तस्वीर का छोटा हिस्सा भर है। और उस तस्वीर का संदेश क्या है, इबारत क्या है कि अपने विरोधियों और आलोचकों को किस मनमाने ढंग से किनारे लगाते हैं पुतिन। आपको कुछ चर्चित मामले बताता हूं तो आपको मोडस ऑपरेंडी का और इस स्थिति की भयावहता का अंदाजा हो जाए। पहला मामला 17 अप्रैल 2013 का है, मॉस्को का है। 52 साल के सेर्गी दफ्तर से लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी कार से उतरकर अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, एक हमलावर आया। उसने पीछे से 3 गोलियां मारी। सेर्गी की लाश के नजदीक एक साइलेंसर लगी पिस्तौल मिली। सेर्गी युशेन्को मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, नेता थे। उनकी पार्टी का नाम था लिबरल रशिया। ये आज़ाद मीडिया, नागरिक अधिकार और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे उठाती थी। सेर्गी चेचन युद्ध समेत पुतिन की कई नीतियों की आलोचना करते थे, और हत्या से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने दिसंबर 2003 में होने वाले संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने का ऐलान किया था। और सेर्गी अपनी पार्टी से पहले नहीं थे जो लोकतंत्र की खातिर शहीद हुए। इसके कुछ ही महीनों पहले उनकी पार्टी के एक और नेता, इनका नाम व्लादिमीर था, गोलो वलायोव, व्लादिमीर गोलो वलायोव, उनकी भी इसी तरह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पहला केस था। दूसरा सुनिए, जो 7 अक्टूबर 2006 का है, और ये भी मॉस्को स्थित एक अपार्टमेंट का है। 48 साल की अन्ना अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में मरी पाई गई। 4 गोलियां मारी गई। ग्लोबल मीडिया उन्हें रूस की सबसे उम्दा, सबसे बहादुर पत्रकार मानती थी। चेचन्या वॉर के दौरान पुतिन सरकार द्वारा की गई जातियों पर उन्होंने खूब रपटें लिखी थी। उनकी एक किताब है, पुतिन्स रशिया, लाइफ ऑफ अ फेलिंग डेमोक्रेसी। ये काफी चर्चित थी। अन्ना को कई धमकियां मिली। सितंबर 2004 में किसी ने उनकी चाय में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की। और मर्डर से कुछ रोज पहले अन्ना ने एक इंटरव्यू दिया, उसका भी जिक्र सुन लीजिए। रेडियो फ्री यूरोप को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वो पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव पर चल रहे एक मुकदमे में चश्मदीद गवाह है, और फिर उनको मार दिया गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मर्डर केस में रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी की इन्वॉल्वमेंट के स्पष्ट सबूत थे, लेकिन दबा दिया गया। पत्रकार की मौत पर कोई हो हल्ला नहीं।
तीसरा मामला 2015 का है, ये भी राजधानी मॉस्को का है। देर शाम का वक्त 56 साल के बोरिस नेमत्सोव खाना खाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉस्को के एक पुल के किनारे टहल रहे थे। तभी एक अज्ञात हमलावर पीछे से आया और उसने बोरिस के सर में गोलियां दाग दी। बोरिस नेमत्सोव रूस के सबसे बड़े विपक्षी नेता थे। वो पुतिन की यूक्रेन और चेचन्या पॉलिसी के आलोचक थे। उनके मर्डर का एक सिरा भी चेचन्या से जाकर जुड़ा। वहां के 5 कॉन्ट्रैक्ट किलर पकड़े गए, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था आज तक पता नहीं चला। अमेरिका, लिथुआनिया, यूक्रेन समेत कई देशों में नेमत्सोव की याद में सड़कों के नाम रखे गए। प्राग में जिस जगह रूस का दूतावास है, सरकार ने उसी जगह का नाम नेमत्सोव स्क्वायर रखा। सेर्गी, अन्ना और बोरिस नेमत्सोव, इन जैसे और भी कई नाम हैं, ऐसे नाम जिनकी हत्याओं के पीछे सीधे क्रेमलिन पर उंगली उठती है। कई मामले हैं जहां पुतिन की आलोचना करने वालों की हत्या तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें मनमाने कोर्ट ट्रायल का शिकार होना पड़ा। यानी कभी हत्या, कभी कोर्ट ट्रायल और मुकदमेबाजी और फिर जेल। ऐसा ही एक उदाहरण आपको बताते हैं। ये दूसरा जो मोडस ऑपरेंडी है, एलेक्सी नवाल्नी, रूस के विपक्षी नेता। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने पुतिन के सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन करप्शन का केस लगाकर उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई दफा जेल भेजा गया, फिर भी वो पुतिन की आलोचना करते रहे तो करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। उनके एंटी करप्शन संगठन को विदेशी एजेंट कहकर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, बैंक खाते सील कर दिए गए, आए दिन गिरफ्तार किए जाते, नए नए केस दर्ज होते रहते। अभी जून 2020 में एलेक्सी नवाल्नी पर लेटेस्ट मुकदमा दायर हुआ और जानते हैं इस बार इल्जाम क्या था? रूस के एक बुजुर्ग सैनिक के अपमान का इल्जाम। और ये जिस सैनिक की बात है वो क्रेमलिन के एक प्रोपेगेंडा वीडियो का हिस्सा था। ये वीडियो पुतिन द्वारा किए गए हालिया संवैधानिक सुधारों के समर्थन में था। वही कथित सुधार जिसके सहारे पुतिन 2036 तक सत्ता में रहने वाले हैं। और 2036 तक पुतिन को ये जो सत्ता मिली है उसकी शुरुआत कैसे हुई? 21 बरस पहले 9 अगस्त 1999 के दिन। इस दिन रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुखिया पुतिन डेप्टी पीएम बने। साल भर के अंदर पुतिन बन गए कार्यकारी राष्ट्रपति। मार्च 2000 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो उन्होंने उसे जीत लिया और सत्ता के शीर्ष पर उनकी आधिकारिक एंट्री हुई। ये बात 2 दशक पुरानी है। तो क्या 2 दशक पुतिन के लिए मक्खन की तरह बीते? नहीं, कई बड़ी चुनौतियां आई। मसलन चेचन्या में अलगाववादी लहर हुई जिसको उन्होंने कुचला। रूस के ताकतवर ओलिगार्क्स को किनारे किया। ओलिगार्क्स मतलब वहां के ताकतवर माफिया किस्म के लोग जिनका बिजनेस पर, ऑयल के और तमाम ऐसा नियंत्रण था कि लोग कहते थे कि राजनेताओं को भी इन्हीं का संगठन संचालित करता था। पुतिन की तीसरी मुश्किल क्रीमिया पर कब्जा, चौथी सीरिया में असद गुट को जीत दिलाना, और पांचवी जो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है, खराब इकोनॉमी के बावजूद सत्ता में बने रहना। पुतिन ने इन सारी चुनौतियों से एक एक करके पार पाया, लेकिन फिर कोरोना वायरस आ गया और रूस की इकोनॉमी ठप हो गई। वायरस की वजह से भी और तेल की वजह से भी। तेल कैसे? रूस के विदेशी निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का है। कोरोना के चलते कच्चे तेल की मांग लगभग 8% गिरी और इसका असर पूरी रशियन इकोनॉमी पर पड़ा। 2020 की शुरुआत से अब तक रूस की जो मुद्रा है रूबल, वो 11% कमजोर हो चुकी है। बेरोजगारी की दर 6.5% बढ़ गई है। ये परसेंट से कई बार समझ में नहीं आता। आंकड़ा दे देता हूं, 80 लाख लोगों की नौकरी जाने का अंदेशा है। वर्ल्ड बैंक का आकलन है कि इस साल रूस की जीडीपी 6% नीचे गिर सकती है और ये पिछले 11 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। अगर कच्चे तेल की कीमतें और गिरती रहीं तो जीडीपी की यह गिरावट 15% तक जा सकती है। आर्थिक जानकारों की माने तो रूस मंदी की तरफ बढ़ रहा है और इसका नतीजा राजनीतिक रूप से भी नजर आ रहा है। अप्रूवल रेटिंग यानी कोई नेता कितना पॉपुलर है, पुतिन के मामले में ये गिरकर 59% पर पहुंच गया है और 59% पुतिन के 2 दशक के कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है। इससे आप समझिए पुतिन की राजनीतिक मुश्किल कितनी बड़ी हो गई है। जानकार कह रहे हैं कि खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, ये फैक्टर राजनीतिक विरोध के साथ मिलकर पुतिन के करियर की सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। विद्वान क्या कहते हैं? मॉस्को के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर सेर्गी मेदवेदेव ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात की और ये कहा, ये सारी चीजें साथ मिलकर पुतिन के 20 बरस लंबे करियर को सबसे बड़ी चुनौती दे रही है। माहौल तेजी से बदल रहा है, स्थिरता नहीं रही। अब पुतिन के पास जनता की ओर से मिली वैधता भी नहीं है। पॉलिटिक्स और बिजनेस हर तरफ उनके प्रति विरोध पनप रहा है। अगले साल तक पुतिन की सत्ता सर्वाइवल मोड में रहेगी। वो हाथ पैर मारकर खुद को बनाए रखने के तरीके खोजेंगे। आपने बयान सुना। प्रोफेसर सेर्गी मेदवेदेव समेत कई जानकारों का अनुमान
कुछ हद तक सही होता दिख रहा है। विरोध प्रदर्शनों की नियमितता बढ़ रही है। अप्रैल 2020 में रूस के दक्षिणी हिस्सों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए लॉकडाउन के खिलाफ। लोग कह रहे थे कि इसके चलते उनकी नौकरियां जा रही हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी पुतिन की मुखालफत बढ़ी है, वहां भी विरोध दिख रहा है। और छोटे दुकानदार और कारोबारी भी नाराज हैं क्योंकि उनका काम धंधा बंद है। प्रशासन दबाव दे रहा है कि स्टाफ को सैलरी दें, और ये कारोबारी कह रहे हैं जब कमाई नहीं तो प्रशासन के इस फरमान की पालना कैसे की जाए। और इसको लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सरकार क्या कह रही है इन प्रोटेस्ट पर? कह रही कि ये गैरकानूनी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायी इसके बाद खुद को दिवालिया भी घोषित कर रहे हैं। तो एक तरफ रूस की जनता है, कोरोना और मंदी के चलते घुटनों पर आ रही है, और दूसरी तरफ पुतिन है जो इस बीमारी के पीक पर गायब थे, मॉस्को के अपने आधिकारिक निवास में बैठे थे। लोगों ने कहा इतने बड़े संकट में बेहतर कामकाज की जगह पुतिन ने अपना सर मुसीबतों से दूर कहीं छिपा लिया है। तो लोगों की नाराजगी का क्या सबब रहा? क्या पुतिन लोगों के बीच आए? क्या उन्होंने कोई सुधारवादी कदम उठाए? जवाब है नहीं, बल्कि उन्होंने एक जनमत संग्रह करवाया। और ये जनमत संग्रह किस विषय पर था? संवैधानिक सुधारों के नाम पर, पुतिन को 2036 तक सत्ता के केंद्र में बनाए रखने के नाम पर। जानकारी दी गई कि 78% मतदाताओं ने पुतिन को सत्ता में बनाए रखने के संवैधानिक बदलाव का समर्थन किया, और जानकारों ने इस रेफरेंडम को बनावटी भी बताया। चुनाव पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है गोलोस। उसने कहा कि रेफरेंडम की ये प्रक्रिया शुरुआत से ही विशुद्ध धांधली थी। ऐसी एक राय आई ग्रेग यूदिन की तरफ से, मॉस्को स्कूल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक साइंसेज में पॉलिटिकल विशेषज्ञ। रेफरेंडम पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से बात की। कहा कि ये पूरी प्रक्रिया एक थिएटर है, ड्रामा है, काफ़ी अच्छे से खेला गया नाटक। इस नाटक के सहारे सिस्टम दिखाना चाहता है कि उसके पास जनता का सपोर्ट है, जबकि असलियत में ऐसा कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। ये सब बातें आपने जान ली। इन बातों की शुरुआत हमने कहाँ से की? गवर्नर सेर्गी फुर्गाल की गिरफ्तारी से। इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर लौटते हैं वापस। प्रांतीय सरकारों में बड़ा घपला है रूस के अंदर। ज़्यादातर प्रांतों में क्रेमलिन अपने पसंद के लोगों को बिठाता है। सेर्गी उन गिनती के लोगों में थे जिन पर पुतिन का कंट्रोल नहीं था। वो रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, रूस के सबसे लोकप्रिय विपक्षी नेताओं में से एक है। लोगों के मुताबिक उन्हें पद से हटाने के लिए प्रपंच किया गया ताकि वो भविष्य में पुतिन के लिए संकट न बन सके। तो पुतिन क्या गिरफ्तारी तक रुक गए? नहीं, खॉबरोस में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को सरकारी मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका में बढ़ रहे कोरोना मामलों की रिपोर्टिंग बढ़ा दी गई है। सरकारी मीडिया जिस तरह से अमेरिका के नाम पर फोकस शिफ्ट कर रही है, उसे देखते हुए रूस के कारोबारी दिमित्री ने फेसबुक पर बहुत सही तंज लिखा। उन्होंने कहा कि जब मैं सरकारी मीडिया की न्यूज़ फीड देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं रूस में नहीं, अमेरिका में रह रहा हूं। पर क्या कोई कवर नहीं कर रहा? इंटरनेट और विदेशी मीडिया के रास्ते पुतिन के विरोध की जो खबरें हैं वो बाहर आ रही हैं। मॉस्को टाइम्स जैसी स्वतंत्र रूसी मीडिया संस्थान भी इन्हें कवरेज दे रहे हैं। इसके मुताबिक रूस के पूर्वोत्तर इलाकों में, जो सुदूर पूर्वी इलाके हैं, इनमें पिछले कई वर्षों में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। तो पूछा यही जा रहा है कि क्या खॉबरोस में शुरू हुआ ये प्रदर्शन पुतिन की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है? ये भविष्य का सवाल है, इसका ठोस जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों में रुझान और अंदेशे सामने रखे जा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि शायद पुतिन विरोधी ये प्रदर्शन उस प्रांत से, खॉबरोस से बाहर न निकले। पहले भी तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में पुतिन विरोधी प्रदर्शन हुए। पहले भी पुतिन और उनके क्रेमलिन प्रोपेगेंडा ने इन्हें असामाजिक तत्व कहकर कुचल दिया। पहले भी गवर्नर गिरफ्तार हुए। पर कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सेर्गी का मामला अलग है। वो जनता के हाथों चुनकर आए प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपने चुनाव के लिए कोई तमाशा नहीं किया। उनके पीछे जन समर्थन की लोकतांत्रिक वैधता है, और ये पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ये तो दुनियादारी का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी ईरान से है। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने यूक्रेन जा रहे एक यात्री जहाज को मार गिराया था, जिसमें 176 लोग मारे गए थे। ईरान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कहा है कि एयर डिफेंस यूनिट के रडार सिस्टम में गलतफहमी के चलते ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना पर यूक्रेन ने मुआवजा मांगा था, ईरान ने उसे भी स्वीकार कर लिया है। दूसरी सुर्खी पोलैंड से है। वहां राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा फिर से इलेक्शन जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डूडा को 51.21% वोट मिले। उनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। 2015 में वो पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे।
तीसरी सुर्खी बुल्गारिया से है। यहाँ प्रधानमंत्री हैं बोयको बोरिसोव। उन पर करप्शन और आपराधिक समूहों के साथ सांठगांठ का इल्जाम है। पिछले हफ्ते उनके मुख्य प्रोसिक्यूटर ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति के मुख्यालय पर रेड डलवाई। राष्ट्रपति रूमन रादेव प्रधानमंत्री के आलोचक हैं। ऐसे में संदेश गया कि रेड के बहाने प्रधानमंत्री अपनी आलोचना को दबाना चाहते हैं और इस पर जनता भड़क गई है। प्रदर्शन शुरू हो गए हैं बुल्गारिया में। लोग प्रधानमंत्री को माफिया कह रहे हैं, इस्तीफा देने का दबाव डाल रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम होता है तारीख। आज तारीख है 13 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक दुर्दांत नरसंहार से, जिसमें एक रात के भीतर 5000 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। उनका गुनाह क्या था कि वो उस धर्म के थे जिस धर्म के लोग आतताई नहीं थे, यानी दोनों के मजहब अलग अलग थे और कुछ भी नहीं था। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है। विस्तारवादी जर्मनी एक एक करके यूरोपीय देशों को जीत रहा था। इसी क्रम में जून 1941 में हिटलर की नाजी फौज ने यूक्रेन पर हमला किया। उन दिनों यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 28 जून 1941 को नाजी सेना ने यूक्रेन के रिनवे शहर को जीत लिया। फिर जर्मनी ने ऐलान किया कि यूक्रेन हमारा और रिनवे शहर जर्मन यूक्रेन की राजधानी। रिनवे में कुल आबादी जो थी वो लगभग 85,000 के अराउंड थी और इसमें आधे लोग यहूदी थे, 23,000 के लगभग। और ये लोग नाजियों के फाइनल सॉल्यूशन यानी यहूदियों के सफाए का शिकार बने। उन्हें यातना शिविरों में भेजा गया। कई ने बचने के लिए आत्महत्या कर ली। जून 1941 से जून 1942 आते आते शहर में करीब 5,000 यहूदी बचे। फिर नाजियों ने सोचा शहर के इन आखिरी यहूदियों को भी खत्म कर दें तो रिनवे यहूदी मुक्त हो जाए। और इस क्रम में आई 13 जुलाई 1942 की रात। लगभग 10 बजे रात को जर्मन सैनिकों ने इन यहूदियों की बस्ती को घेर लिया, जिसमें 5,000 यहूदी थे। एक एक को उसके घर से घसीट कर बाहर लाया गया। फिर इन सबको कोस्तोपोल के नज़दीक एक पत्थर की खदान में ले जाया गया। उस रात इन 5,000 यहूदियों की हत्या कर दी गई। इसके बाद नाजियों ने खुद को दाद दी और कहा कि अब ये शहर जूडेन फ्री हो गया। जूडेन फ्री यानी यहूदियों से मुक्त। और जानते हैं हमें असल में किससे मुक्ति की ज़रूरत है? उस दौर में भी और आज के दौर में भी नफ़रत से मुक्त होने की ज़रूरत है। किसी को सिर्फ इसलिए तंग करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका मज़हब अलग है। आज की दुनियादारी में इतना ही। शो के आखिरी में एक मुनादी जी, और ये मुनादी हैप्पी मोड में की जाएगी। मुनादी ये है कि आपके लल्लन टॉप पर एक नया शो शुरू हो रहा है, रोज़ाना आपकी और हमारी हेल्थ से जुड़ा शो। सिंपल सा इसका नाम है सेहत। सेहत को पेश करेंगी हमारी सहयोगी सरवत। सेहत में हम आपको रोजमर्रा की टिप्स बताएंगे, आसान रखेंगे इसको, आपके कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे और इसके लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों से जुड़ेंगे भी। तो ये पहली कॉल सेहत के लॉन्च होने से पहले लल्लन टॉप की तरफ से है सारे डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को। क्या है कॉल? हम एक टाउन हॉल करना चाहते हैं। हम सेहत को लॉन्च करने से पहले आपके कंसर्न समझना चाहते हैं कि देश की जनता को किन फील्ड्स के बारे में जागरूक किया जाए। आपके अनुभवों से लल्लन टॉप समृद्ध होगा। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बतौर दर्शक आप भी लल्लन टॉप से थोड़ा बहुत समृद्ध होते होंगे। तो मेरी सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल आईडी है sehat.thelallanTop@gmail.com। आपका मेल मिलेगा। उसके बाद हम एक जुटान करेंगे इंटरनेट के ज़रिए, जिसमें मैं और मेरी सहयोगी आपसे संवाद करेंगी और भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे। तो सारे सफ़ेद कोट वालों से, सारे आला वालों से गुजारिश है कि अब आपकी बारी है लल्लन टॉप के इस कारवां में हेल्दी इंडिया बनाने में एक सहयोग देने की। शुक्रिया।